नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। हिंदुस्तान में दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है और आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है। सुबह से ही 7 बजे से मतदाता वोट की चोट कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो मोदी की गारंटी से बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया था, इसके अलावा विपक्ष ने सामाजिक गारंटी को लेकर के अपना अभियान शुरू किया था, मुद्दा बनाया था। रणनीति चेंज हो गई पहले फेज के बाद, और दूसरे फेज में नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया और वो अब हिंदू मुस्लिम पर उतर आई है। यानी कि 24 की लड़ाई हिंदू मुस्लिम, उसके बाद हनुमान चालीसा, और अब तू मैं पर उतर आई है। बदजुबानी भी इस चुनाव के बीच खूब देखने को मिली है। हालांकि ये दूसरा फेज है, बेहद अहम माना जा रहा है, सत्ता की चाबी मानी जा रही है, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 52 सीटें, जो 88 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 52 सीटें जीती थी। लगभग 60% सीटें बीजेपी के, यूं कहें कि एनडीए के हिस्से में आई थी और 20% पर कांग्रेस सिमट गई थी। इस बार दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की 400 पार, और वहीं विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि बीजेपी 150 के आसपास सिमट जाएगी और इस बार इंडी गठबंधन सत्ता के करीब पहुंचने जा रहा है, या फिर यूं कहें कि सत्ता हासिल करने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो राजनीति का महायज्ञ शुरू हुआ और उसके बाद उसमें सियासी जो आहुतियां दी जा रही हैं बदजुबानी की, उसकी चर्चा हर तरफ है। पहले आपको बयान सुनाते हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के कि क्या कुछ कहा दोनों नेताओं ने, जिसके बाद ये चर्चा को पंख लग गए। क्योंकि कांग्रेस तो डंके की चोट पर यही कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए देश से भी पहले उनका वोट बैंक और उनके लिए उनका वोट बैंक खास है। कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो पर 7% मुस्लिम लीग का थप्पा लगा हुआ है, मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। तो लोकतंत्र के महायज्ञ में, राजनीति के हवन कुंड में बदजुबानी की आहुतियां दी जा रही हैं, और उसकी वजह क्या है? आखिर ये चुनाव इतना बड़ी तरीके से परिवर्तित कैसे हो गया, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं। राजेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सुरेंद्र मिश्रा जी लखनऊ हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा अनूप वाजपेयी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये बहुत सीनियर पैनलिस्ट हैं और आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये रणनीति क्यों बदलनी पड़ी राजनीतिक दलों को। मोदी की गारंटी, विकसित भारत से भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों से जनता के बीच पहुंची थी। कई रैलियां हमने देखी जब पहले फेज का चुनाव हुआ, उससे पहले, तब सिर्फ और सिर्फ, हालांकि प्रहार जरूर किया गया विपक्ष पर तमाम बड़े नेताओं की ओर से, लेकिन विकसित भारत का भी जिक्र किया जा रहा था लगातार। मोदी की गारंटी, कई योजनाएं गिनाई जा रही थी। उधर इंडी गठबंधन की बात करें, राहुल गांधी हालांकि साउथ इंडिया में लगातार अपनी धमक बरकरार रखते नजर आए। वहां पर कई रैलियां की, कई चुनावी भाषण किए, और वो भी लगातार एमएसपी, किसानों की कर्ज माफी, पेपर लीक कानून, रोजगार, ऐसे तमाम मुद्दे जो कि देश हित के लिए, इन पर बात करते आए थे। लेकिन पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी अपनी फेवरेट पिच पर आ गई, हिंदू मुस्लिम, और तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई। आरोप लगाया गया कांग्रेस पर कि वो मुस्लिम परस्ती कर रही है। राजेश द्विवेदी जी, आपका रुख करेंगे। ये सियासत जो करवट ली है, और मैं फिर से कहूंगा कि राजनीति के हवनकुंड में बदजुबानी की आहुतियां दी जा रही हैं, वजह क्या है इसकी? विकास के मुद्दों से शुरू हुआ चुनाव, फिर भटक क्यों गया है? क्या लग रहा है आपको?
किया ये राजनीति है। इस तरह की बदजुबानी हो रही है। अब देखिए ना आप किस तरह से बातें हो रही हैं। और हिंदू मुस्लिम तो आने ही था, ये तो पहले दिन से तय था कि पहले चरण के चुनाव में अगर वोटिंग कम होगी तो सेकंड राउंड के पहले हिंदू मुस्लिम किया जाएगा। वो पिच बनाई जा रही है। उस पिच पर अब संभल के बैटिंग इंडिया अलायंस को करना है। अगर मुझे लगता है कि संभल कर वो कर रहे हैं बैटिंग, अभी वो इस ओर जाने नहीं दे रहे हैं कि पूरा हिंदू मुस्लिम हो जाए। मुझे लेकिन टफ है, चुनाव टफ हो गया है इंडिया अलायंस को। दूसरा ये है कि पोलिंग जिस तरह से हो रही है, आज भी दूसरे चरण में भी बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं थी लोगों को। बस वो वोट डालना है, इतना है बस, अति उत्साह नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए के जो घटक दल हैं या एनडीए के ये भाजपा के जो अनुसांगिक संगठन, उन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं है। आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विहिप हो, तो ये इस दूसरे चरण में दिख रहा है। अब इसका नुकसान कितना होगा कितना नहीं होगा, अगर ये पब्लिक में हो सकता है ये बात हो कि मोदी बन ही रहे हैं प्रधानमंत्री, तो हम बस जाके वोट डाल दें। मुझे लगता है यही सब सारी चीजें हैं। अब उत्साह नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है। गर्मी तो है, पिछली बार भी गर्मी थी, पिछले 19 में भी गर्मी थी। गर्मी का कोई इतना वो नहीं है, लेकिन इलेक्शन में वोटिंग कम हो रही है, ये एक चिंता का सबब एनडीए के लिए हो सकता है। ठीक है, महेश शर्मा जी आपका रुख करेंगे। जो ये सियासत करवट ले रही है, बदजुबानी शुरू हो चुकी है, इसका कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि विकास के मुद्दों से शुरू हुआ चुनाव अब भटक चुका है पटरी से। और जो राहुल गांधी ने कहा मोदी के विषय में, अभी हमने सुनाया अपने दर्शकों को, क्या ये स्तर होना चाहिए राजनीति का, ये सियासत होनी चाहिए? आप बहुत लंबे समय से इस फील्ड में हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत करीब से आपने राजनीति को देखी है। तो क्या पिछले चुनावों की अगर बात करें 2009 से पहले की और आज जो राजनीति का स्तर हो गया है चुनाव में, कितनी असमानता देख रहे हैं और क्या ये ठीक है लोकतंत्र के लिए? ये हमारे देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि ये जो बदजुबानी है, जो सम्मानजनक शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग किया जाता था, उसका बिल्कुल ये समझिए क्षरण हो चुका है। और जिस तरह जो तेवर दिखाए जा रहे हैं तो मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस पर कोई मतदाताओं पर इसका कोई इम्पैक्ट भी पड़ेगा। अब रही बात जो अभी राजेश जी कह रहे थे उत्साह की, तो देखिए जब नेतृत्व जो चुनाव लड़ रहा है, सत्ता में है, अगर वो अति आत्मविश्वास से लबरेज है तो निश्चित तौर पर जो उसका समर्थक मतदाता होता है, इस मौसम में, गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ रहा है, वो यही सोचता जीत तो रहे हैं, बैठो इतनी गर्मी में कौन जाए। तो मतदान का प्रतिशत गिरने का ये भी एक कारण है। अब देखना ये है कि इंडिया अलायंस का जो मतदाता या उसका समर्थक है वो वोट करने में कोई उत्साह दिखाता है कि नहीं, ये अभी ऑब्जर्व करना बाकी रहा। अब रही जहाँ तक मुद्दों की बात, तो जो फर्स्ट पेज से पहले जो मुद्दा सत्ता दल ने उठाया वो था भ्रष्टाचार का। लेकिन भ्रष्टाचार के बाद जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू आ गया, तो जब ये आने लगा तो मुझे लगता है कि उनके वो थोड़ा विचलित हुए। और फिर उधर जो फर्स्ट पेज की वोटिंग का जो ट्रेंड था, जो पैटर्न था, उसको देखते हुए थोड़ा विचलित हुए। तो सेकेंड पेज में मुद्दा ये उठ गया हिंदू और मुसलमान का। तो ये बात सही है कि प्रधानमंत्री के ने जो बांसवाड़ा में अपनी स्पीच दी है, तो उसको देखने के बाद तो विपक्ष तो इसको हैटेड स्पीच कह रहा है। मैं कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सच पूछो तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो उसका आधार था, उस आधार पर ये इतने पीएम जैसे गंभीर व्यक्तित्व को उस पर एकदम से एक धारणा से बना लेना, तो ऐसा लगता नहीं मुझे कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि सैम पित्रोदा का जो बयान था, जो अमेरिका कानून संपत्ति के बंटवारे वाला इशू था, तो वो एक ऐसा था कि वो उनकी अपनी, उन्होंने पढ़ा, उनको लगा कि ये हमारे देश में ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने कह दिया। कांग्रेस ने अपने आप को डिटैच कर लिया। बिल्कुल पित्रोदा का बयान, लेकिन उससे एक दिन पहले ही राजस्थान के बसवाड़ा में नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीन कर ज्यादा बच्चे वालों को देना चाहती है, और साफ तौर पर कोट किया उन्होंने, मुसलमानों को देना चाहती है। हाँ, तो ये चीज़ें जो है, एक धर्मनिरपेक्ष देश में इतना लीडर को इतना हार्ड नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उससे मैसेज भी खराब जाता है, असुरक्षा की भावना भी होती है। एक तरफ सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ कि 2019 के इलेक्शन में मुस्लिम्स ने बीजेपी को वोट किया, उसका परसेंटेज बहुत लो था। मेरी जानकारी के मुताबिक 7 या 8% के आसपास। तो कुछ ऐसे इश्यूज थे। दूसरा ये कि जो लाभार्थी वोट बैंक है, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर के कोट करना चाहूँगा कि लाभार्थी वोट बैंक
जो पसमानदा फैक्टर आया, उन्होंने हैदराबाद की अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में मामला उठाया, तो उसमें जब ये हुआ कि लाभार्थी मुस्लिम कितना और हिंदू कितना है, तो आपको ताज्जुब होगा कि मुसलमान लाभार्थी 82% से थोड़ा ज़्यादा था जी। और हिंदू लाभार्थी 80% से थोड़ा ज़्यादा, अब 81 और 82 मान लीजिए। तो यानी लाभार्थी जो आपका है वो मुस्लिम ज़्यादा है, और जो लाभार्थी को वोट बैंक की तरह उसको मांग के चल रहे हैं। मोदी जी की पहले भी सभाएं जो होती रही तो उसमें लाभार्थी बसों में भर के आते थे, 2 लाख 3 लाख की रैलियां हो जाती थी। तो ये लाभार्थियों का सपोर्ट है जिस पर बीजेपी को लग रहा है कि ये, उसको विश्वास है कि ये तो हम कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो ऐसे में जब एक पार्टी एक दिशा की तरफ जा रही है तो उस ऐसे कड़े शब्द नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, अनूप वाजपेयी जी, मतलब हद जिसे कहते हैं वो खत्म की जा चुकी है। स्तरहीन बयानबाजी हो रही है। राम गोपाल कह रहे हैं मैं केशव प्रसाद को चौराहे पे बैठा दूंगा, वो पंचर बनाएंगे। उसके अलावा कहा जा रहा है कि 400 पार नहीं, 400 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। ममता बनर्जी कहती हैं बंगाल में कि जीप काट लेनी चाहिए, मैं होती तो जीप काट लेती। उसके बाद राहुल गांधी का ये बयान, ये लोकतंत्र के लिए क्या ठीक बात है जो राजनीति का जो स्तर आ गया है? अनूप वाजपेयी जी, देखिए, अब शब्दों का प्रयोग तो वैसे भी मतलब समाज में ही ठीक नहीं है, इसमें राजनीति समाज का ही एक हिस्सा है जी। तो अब शब्दों का प्रयोग तो वैसे भी ठीक नहीं होता है। एक दूसरे के लिए सम्मानजनक शब्द यूज़ किए जाने चाहिए, और ख़ासकर हमारे देश की राजनीति में तो ये बहुत ही मतलब इस तरह के एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं कि जब पाकिस्तान के मुद्दे पर अपनी बात रखनी थी यूनाइटेड नेशंस में जी। तो नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था, जबकि वो विपक्ष में थे और सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे, तब भी उन्होंने उनको अगवा बनाकर भेजा था जी। तो इस तरह की चीज़ें जब अटल जी की उस पर किडनी प्रॉब्लम आई तो राजीव गांधी ने उनको ये बात बाद में अटल जी ने खुद बताई, नहीं तो किसी को नहीं मालूम था। उनको अमेरिका भेजा एक स्पेशल मिशन बनाकर, उनसे कहा कि आप वहीं रुक जाइएगा, आपका सारा इलाज वो करें। तो एक अच्छा वातावरण रहता था, तो एक अच्छा मतलब संसद में बहस होती थी, कड़े शब्द संसद के अंदर एक दूसरे के लिए बोले, कड़े शब्द बोले, बुरे शब्द नहीं बोले जाते थे, कड़े शब्द बोले जाते थे। और जब संसद खत्म होती थी वही नेता एक दूसरे के गले में हाथ डालकर, क्योंकि वो उनका एक देखा जाए एक प्रोफेशन था। राजनीति जो थी वो उन्हें राजनीति करनी अपने अपने दलों के साथ, लेकिन वो दुश्मनियां नहीं थी। अब की राजनीति में दुश्मनी शामिल हो गई है कि उसको जेल भेज दो, उनकी जमानत मत होने दो, उनके ऊपर जो है छापे पड़वा दो, कर ये फलाना व्यापारी इनको ज़्यादा चंदा देता है, कर उसको इनकम टैक्स की रेट भेज दो उसके यहाँ। अब ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये अभी पहले नहीं होती थी, पहले होती थी लेकिन बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होती थी, लेकिन अब ये एक आम प्रचलन हो गया। लेकिन जिस तरह से रणनीति बदली, बीजेपी ने अपना अलग नैरेटिव सेट किया, कांग्रेस ने या इंडी गठबंधन ने अपना अलग नैरेटिव सेट किया, लेकिन क्या जनता के विचार बदल पाएंगे? जिस तरह से बीजेपी का कोर वोटर है, और कई हद तक कहा जा सकता है कि वो तो एक बात बहुत खुश हो सकता है कि जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया, और कोर वोटर के लिए बीजेपी डंके की चोट पर यह बात कहती भी है। तो क्या जो पब्लिक है या जनता है, विकास के मुद्दों से हटकर जब ऐसे मुद्दे चुनावी भाषणों में शामिल कर लिए जाएंगे, क्या पब्लिक का मन भी बदलता है क्या कि वोट बैंक जो है बढ़ जाता है, इसलिए सियासी दल या सियासी पार्टियां ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं? नहीं, कहाँ, देखिए जो कोर वोटर है वो तो कोर वोटर है, वो तो जाएगा कहाँ? आप चाहे अच्छे शब्द का इस्तेमाल करिए, चाहे बुरे शब्दों का इस्तेमाल करिए। ये जो समाज में मूल्यों में गिरावट आई है, वैल्यूज जो गिरी हैं, ये एक पूरे समाज को आकर्षित करती हैं। इस तरह की चीज़ें, बदजुबानी और इस तरह के कड़े शब्द देना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इसमें ये जो है ये टैक्टिस हो गई है अब हमारी राजनीति के पिछले हमारे से 14-15 साल से ये सब चीज़ें चल रही हैं। आप देखिए खुलेआम संसद के अंदर राहुल गांधी को पप्पू कहा गया था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? जी जी, है ना, खुलेआम संसद में कहता है ओ पप्पू बैठ बैठ, पप्पू बैठ। तो ये सब चीजें रमेश बिदुड़ी ने क्या शब्द प्रयोग किए थे ये भी सब हमने देखा जी। रमेश बिदुड़ी ने क्या और उसके बाद उसको कुछ कहा भी नहीं, उसको डांटा डपटा भी नहीं किया। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो अब शब्दों को प्रयोग करने का ट्रेंड बनता जा रहा है राजनीति और उसको बकअप किया जा रहा है। ठीक है, सुरेंद्र मिश्रा जी, जनता के बीच इसका क्या मैसेज जाता है? और दूसरे फेज पर जिस तरह से पहले फेज की जब वोटिंग हुई
तो ये कहा जा रहा था कि चुनावी शोर जो है वो फिजाओं में बहुत कम गूंज है उसकी, और उसको बढ़ाने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला, दोनों ही ओर से खेला गया और फेवरेट पिच पर बैटिंग करने फ्रंट फुट पर उतर आए बीजेपी के तमाम बड़े नेता। क्या लग रहा है कि दूसरे चरण में उसका फर्क दिख रहा है? देखिए, फर्क तो पड़ेगा उसका। मैं दुष्यंत कुमार की एक लाइन से बात शुरू करना चाहता हूं कि मुहूर्त संवारने में बिगड़ती चली गई, मुहूर्त संवारने में बिगड़ती चली गई, पहले से हो रहा है जहां और भी खराब। तो चुनाव का जो था कि एक शिष्ट सभ्य हमारे राजनेता आकर के जनता से जुड़े मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो बदजुबानी हो रही है वह निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव जो स्थानीय राजनीति है और जो नई नेताओं की जो विंग आने वाली है उस पर पड़ेगा। यद्यपि कुछ राजनीतिक दलों को लग रहा है, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को लग रहा है कि भावनाओं को भड़का करके और ओछे और हल्के शब्दों का प्रयोग करके हम अपने वोट बैंक को बढ़ा सकते हैं, और इसी रणनीति पे सत्ता और विपक्ष दोनों काम कर रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि अपने उन वोटरों को हाईलाइट करना जो विकास के बजाय भावनात्मक मुद्दों पे हावी होना चाहते हैं। और एक दादागिरी की जो स्थिति बन गई है, वो लोकतंत्र में आज एक दादागिरी की स्थिति है कि हम जिस तरीके से गुंडे सड़कों पे गाली दे करके अपने विरोधियों को धमकाते हैं, इस तरीके से हमारी उच्च पदों पर बैठे हुए राजनीतिक दल के नेता अपने प्रतिपक्ष को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की स्थिति यही है। ठीक है, सुरेंद्र मिश्रा जी आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आरएलडी और बीजेपी के समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हुई है। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी आरएलडी के विरोध में काम करने का आरोप पुलिस पर लगाया गया है, सत्ता पक्ष से है। उसके बावजूद पुलिस पर आरोप, बूथ पर उत्पात कर रहा था कार्यकर्ता, पुलिस की ओर से यह बयान आया है, और जिसका विरोध करने पर बीजेपी और आरएलडी के समर्थक भड़क गए। शांतिपूर्ण मतदान बाधित हो रहा था, पुलिस की ओर से यह बयान आया है, और दावा किया जा रहा है कि आरएलडी नेता ने महिला पुलिस अफसर को धमकाने का भी प्रयास किया है। आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प हुई है। पुलिस कर रही थी आरएलडी नेता को हिरासत में लेने का प्रयास, जिसके बाद दोनों ही दलों के समर्थक कार्यकर्ता भड़क गए, पुलिस से झड़प हुई है। और पुलिस का दावा है कि मतदान शांतिपूर्ण हो रहा था और उसे बाधित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद आरएलडी नेता को हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसके बाद दोनों ही दलों के समर्थक भड़क गए और पुलिस से झड़प हुई है। तो बागपत से इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी और आरएलडी के समर्थकों की पुलिस से झड़प हुई है। मतदान प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है पुलिस की ओर से। पुलिस का कहना है कि आरएलडी कार्यकर्ता ने मतदान प्रभावित करने की कोशिश की है। तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से झड़प हो रही है, दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अफसरों की झड़प हो रही है, और आरोप लगाया गया है कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। और बीजेपी आरएलडी ने विरोध में काम करने का आरोप लगाया है। धक्का मुक्की की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आरएलडी समर्थकों की पुलिस से झड़प हो रही है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने आरएलडी नेता को हिरासत में लेने की कोशिश की थी, शांतिपूर्ण मतदान को बाधित करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक भड़क गए और पुलिस के साथ झड़प हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त बागपत से, आरएलडी और बीजेपी के समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हुई है। आरएलडी नेता को हिरासत में लेने का प्रयास किया गया, जिसके बाद आरएलडी और बीजेपी के समर्थक पुलिस से भिड़ गए। चर्चा में वापस लौटेंगे और रुक करेंगे महेश जी आपका। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, वोट की चोट कर रही है जनता जनार्दन, लेकिन मुद्दे भटके हुए। अब इन मुद्दों के बीच क्या बीजेपी जो 80 में 80 सीटों के जीतने का दावा कर रही थी, दूसरे फेज के चुनाव को देखते हुए, मतदान के प्रतिशत को देखते हुए क्या लग पा रहा है, कितने करीब पहुंच पाएगी? देखिए, दूसरा फेज भी पहले फेज की ही तरह है। ये चुनाव मुद्दा विहीन और बिल्कुल शांत मतदाता। जब मतदाता शांत होता है जी, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये संकेत परिवर्तन के भी हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ परिवर्तन होगा, लेकिन संकेत हो सकते हैं। ऐसा हुआ है। मतदान का प्रतिशत जब जब गिरा है तब तब नुकसान हुआ है, और बढ़ा है तो लाभ भी मिला है। लेकिन अपवाद भी है इसमें, कांग्रेस की हुकूमत के उसका मतदान प्रतिशत नीचे था और सरकार बन गई, ये भी हुआ है।
तो एकदम से मतलब विद कन्विक्शन कोई ऐसा कह नहीं सकता कि ये दृढ़ता यही है कि यही होगा, लेकिन संकेत बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मुद्दा क्या है पता ही नहीं। मतदाता शांत क्यों है, बोल ही नहीं रहा है। आप बड़ी बड़ी सर्वे टीमें लगी हुई है, या आप खुद किसी से बात करते होंगे तो बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोलता है। वो खुल के वही बोलेगा जो पार्टी का मेंबर है, पार्टी का समर्थक है, बाकी कोई पब्लिक नहीं। और इशू अंदर अंदर क्या, मैं भी देख रहा था राजस्थान में वोटिंग पैटर्न, तो उसमें राजस्थान में कोई टीवी एंकर अपना वो टटोल के पूछ रही थी, जैसा कि गोदी मीडिया और ये सब चल रहा है, तो उसी किसी चैनल की एक एंकर थी, तो वो बार बार पक्ष में बुलवाने का प्रयास कर रही थी और महिलाओं की लाइन में वो बात कर रही थी। तो बेरोजगारी का मुद्दा जो सबसे बड़ी बात थी, वो बेरोजगारी के मुद्दे पे ज़्यादातर महिलाओं ने, 4-5 महिलाओं ने बेरोजगारी के मुद्दे पे बात की और महिला कल्याण के मुद्दे पर बात की। तो ऐसा लगा कि अंदर अंदर कुछ महंगाई और बेरोजगारी और ये चीज़ें हैं, लोगों के दिलो दिमाग में हैं। अब वो ईवीएम पे कितना असर डालेंगी, या ईवीएम पे वो मतलब चुनाव को प्रभावित कर सकती है या नहीं कर सकती, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। लेकिन दबी जुबान से बात कर रहे हैं, और यूथ से बात करिए, वो खुलेआम ये बात कह देता है, तो कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, राजेश द्विवेदी जी, लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते, चौथा स्तंभ होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि सच को लोगों के सामने ले जाए। कौवा कान लेकर के चला गया, इतना सुनने के बाद सिर्फ दौड़ने की जरूरत नहीं है, या बाहर बहुत जोर आंधी चल रही है, एक बार खिड़की खोलकर देखने की भी जरूरत है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, मैं साफ तौर पर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से कि वो आपकी संपत्ति छीन लेगी, मंगलसूत्र पर डाका डाल दिया जाएगा। मैनिफेस्टो में मैंने भी पढ़ा हुआ है और मेरे पास है, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। राजेश जी, उमेश जी, केवल कांग्रेस ने घोषणा पत्र में एक जगह सिर्फ ये लिखा है आर्थिक सर्वे कराएंगे, आर्थिक सर्वे कराएंगे, बस इतनी बात है। उसको फिर सैम परतोदा के बयान से जोड़ दिया गया, उसमें फिर मंगलसूत्र भी आ गया है। वो तो फिर आप उसका मतलब अपने ढंग से इंटरप्रेट करने लगे कि संपत्ति भी ले जाएंगे, फलाना ले जाएंगे, ठिकाना ले, इतना आसान थोड़ी है। वही कह रहा हूं राजेश जी, ये कितना सही है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाया जाएगा, जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के बाद उस पर क्रांतिकारी कदम उठाए जाएंगे और जो इस स्थिति में होंगी उनकी स्थिति में सुधार के प्रयास किए जाएंगे। हालांकि एक पॉइंट जरूर है, कांग्रेस ने कहा है कि भूमिहीनों को जमीन वितरित करेंगे और उसी को कोट किया जा रहा है बड़े नेताओं की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह। कांग्रेस ने ये कहा कि मैं सबका आर्थिक सर्वे कराऊंगा, जातिगत गणना तो होगी लेकिन सबका सर्वे आर्थिक कराऊंगा, ये कहा उसने लिखा है, और ना उसकी कोई मंशा है। सैम परतोदा तो अपनी एक बात कह रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि विरासत टैक्स पर काम होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, कोई लागू करने के लिए पैरवी थोड़ी कर दी गई। लेकिन मोदी साहब ऐसे हैं कि उन्होंने उसको इंटरप्रेटेट कर दिया, मंगलसूत्र ले जाएगी, संपत्ति ले जाएगी, आपने घुमाया है। क्या नहीं लगता कि ऐसे समय पर सैम अंकल का बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है? और सैम पित्रोदा कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कांग्रेस में 3 बार प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे, राजीव गांधी के, इंदिरा गांधी के, डॉक्टर मनमोहन सिंह के, राहुल गांधी के भी सलाहकार हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये जो घोषणा पत्र बना है इसमें उनकी भी सहमति होगी और उनके भी पॉइंट्स लिए गए होंगे। और जब मीडिया सुनिए प्लीज, मीडिया जब सवाल कर रही है सैम पित्रोदा से कि सर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा ऐसा जिक्र है, ऐसा आरोप लगाकर बीजेपी उस पर हमलावर है, उस वक्त सैम पित्रोदा को इस तरह का बयान देने की जरूरत थी क्या? और ये क्या कांग्रेस के लिए कहीं से नुकसानदायक साबित हो सकता है? नहीं, नुकसान तो हो गया है, नुकसान हो गया है। सैम परतोदा की जो टाइमिंग थी बयान की वो बहुत गलत थी, उस टाइमिंग की वजह से उसको लिंक करते हुए भाजपा पहुंच गई है। आज उस पूरे मतदाताओं के बीच में, पूरे देश में इसी बात की चर्चा है कि विरासत टैक्स ले आएंगे। उन्होंने इतना ज्यादा नैरेटिव बना दिया है, आप उस एनडी अलायंस उस नैरेटिव को काटने के लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ये जो विद्वेष की राजनीति शुरू हुई है, इंडियन अलायंस उस राजनीति पर बिल्कुल भी मौन कह लीजिए, वो उस तरह से हैमर कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मुश्किल तो इंडियन अलायंस के लिए हो ही रही है कि आप मुझे मार कर लिया, उन्होंने पिच ऐसी दे दी है कि वो उस पिच पर भाजपा इंटरप्रेटेट कर रही है, उनको जलील कर रही है, उनके खिलाफ तमाम सारे मुद्दे रख रही है। तो ये मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस का होमवर्क बहुत खराब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1992 से चिदम्बरम साहब घोषणा पत्र कांग्रेस का बना रहे हैं, आज भी वो घोषणा पत्र बना रहे हैं। चिदम्बरम साहब एक पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं जीत पाए हैं, अब बताइए आज भी वो घोषणा पत्र कांग्रेस का वो वही बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? दूसरा आएगा।
तो ये सब सारी चीजें कांग्रेस के माइनस में जा रही हैं। इस चीज को कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि जो पहले की राजनीति, आज 20 साल पहले की जो पॉलिटिक्स थी और अब की पॉलिटिक्स में बहुत अंतर आया है। आपको टिट फॉर टैट होना पड़ेगा। इस तरह से काम नहीं चलेगा कि आप चीजों को इग्नोर करते रहें। तो मुझे लगता है लेकिन राजेश द्विवेदी जी, लेकिन जब सैम पित्रोदा बाद में हालांकि सफाई देते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश हैं और भी तमाम बड़े नेता इस पर सफाई देते हैं कि इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। जब उदित राज कांग्रेस के प्रवक्ता है और कांग्रेस के बड़े नेता है, वो कहते हैं कि नहीं सैम पित्रोदा साहब ठीक कह रहे हैं, और वो तो यहां तक कहते हैं कि 55% क्यों, अमेरिका में 55% होगा, भारत में तो और ज्यादा लेना चाहिए, और ये बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो समर्थन करते हैं, जब राशिद अल्वी कहते हैं कि नहीं, मनमोहन साहब ने बिल्कुल सही कहा था, देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। उन्होंने अल्पसंख्यक शब्द यूज किया था, लेकिन राशिद अल्वी ने कहा कि नहीं, मुस्लिम पिछड़े हुए हैं, वो बेहतर है, वो ज्यादा गरीब है, इसलिए पहला हक मुसलमानों का है, इसमें कुछ गलत नहीं कहा था। तो क्या इस तरह के बयान जब आते हैं, उदित राज की ओर से सैम पित्रोदा इनकार कर रहे हैं, जयराम रमेश इनकार कर रहे हैं, उदित राज कह रहे हैं नहीं, मेरा बयान, मैं प्रवक्ता हूं और मेरा बयान कांग्रेस का बयान है, पित्रोदा साहब ठीक कह रहे हैं। राजेश जी, हाँ, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि भाजपा जो कह रही है तो कि दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है है कांग्रेस। हाँ, इसका मतलब भाजपा जो कह रही है, जो नैरेटिव बनाने में सफल हो गई है कि ये इस विरासत टैक्स को लेकर तमाम पहले से इनके यहाँ होमवर्क हो रहा था, वही उसका खुलासा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वो उसी का धीरे धीरे खुलासा हो गया है कि कांग्रेस में ये बात मंथन चल रही है। तमाम नेताओं के बयान क्यों आ रहे हैं? कांग्रेस में एक्चुअली में है क्या, कोई आदमी एक तरफ से नहीं बोलता है, वो अलग अलग सबकी अपनी राय। आज जयराम रमेश ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा का ये अपना निजी बयान है? कैसे निजी बयान है? ओवरसीज कांग्रेस के वो अध्यक्ष है ना, तो ये कम से कम समझा जाना चाहिए ना कि अगर सैम पित्रोदा कोई बात कह रहे हैं तो वो बात संगठन में हो रही होगी ना, कांग्रेस में हो रही हो। ठीक है सुरेंद्र मिश्रा जी, विरासत टैक्स को लेकर के जो भूचाल आया हुआ, विरासत टैक्स नाम का जिन्न जो 24 के चुनाव में पैदा हो गया है, तो क्या विरासत टैक्स लगाना कानूनी रूप से भारत में संभव है क्या? ये तो कार्ल मार्क्स वाली सोच हो गई। जी जी बिल्कुल, लगाना संभव है या नहीं संभव है तो शासन सत्ता तय करेगा, क्योंकि यहाँ पे विरासत टैक्स को हटा दीजिए तो जमींदारी उन्मूलन आया, तमाम तरीके के कानून आए, ये तो शासन सत्ता जो चाहेगी वो कानून बना लेगी। लेकिन कुल मिलाकर के जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, ये आपस में सामंजस्य नहीं है इनके नेताओं में। ये ऐसी पिच तैयार करते हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को परफॉर्मेंस करने का एक अच्छा अवसर मिल जाता है जी। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मुसलमानों का नाम लेकर के राजनीतिक अपने कार्ड खेल रही है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस है। और कांग्रेस पार्टी वर्तमान समय में बेनकाब हो चुकी है। जनता उसकी अच्छाइयों के बजाय उसकी बुराइयों को लेकर के चौराहे पे, गलियों पे, घरों पे चर्चा होता है। आज कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से एक समय में उनके नेताओं ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन आज उन चर्चाओं की चर्चा स्वयं कांग्रेस पार्टी नहीं करती। आज कांग्रेस पार्टी केवल मुसलमान, हिंदू, धारा 370, राम जन्मभूमि के मुद्दे पर अटकी हुई है, जबकि जन्मभूमि पे मंदिर बना, इसके साथ में 25 बीघे जमीन बाबरी को भी मिल गई, भले ही दूसरे नाम से मिली। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मेन मुद्दे से हटा करके केवल एक नैरेटिव सेट करने में बजे हैं कि अगर जो हम आएंगे तो हम मुसलमानों को देश का सर्वे सर्वा बनाएंगे, उन्हीं की चलेगी, शरिया कानून लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि अगर जो कांग्रेस आ गई तो हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। आज शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दे जो हैं वो किसी भी राजनीतिक एजेंडे में नहीं है। कोई राजनीतिक दल पे चर्चा नहीं करना चाहता। पर्यावरण के मुद्दे पर कोई राजनीतिक दल चर्चा नहीं करना चाहता। और दुर्भाग्यवश हमारी मीडिया भी उन मुद्दों को परहेज कर रही है जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के ठीक है सुरेंद्र जी, आपके पास वापस आऊंगा, आपके पास वापस आऊंगा। एक मिनट। कुल मिलाकर के जो युवाओं का मुद्दा है, जो आम नागरिक का मुद्दा है, वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बाहर है। ठीक है अनूप वाजपेयी जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि युवाओं से जुड़े मुद्दे, आम आदमी से जुड़े मुद्दे फिलहाल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बाहर है। शुरुआत जरूर हुई थी, उससे आगाज जरूर हुआ था, लेकिन अंजाम तक पहुंचते पहुंचते ये परवान चढ़ेगी सियासत हिंदू मुस्लिम की, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लेकिन क्या लीडरशिप
यहाँ पर कम नजर आ रही है। कांग्रेस की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी में एक से एक दिग्गज है, सियासी अखाड़े के सूरमा पहलवान, और वो इन चीजों को भाप गए हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को उस स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस अब सफाई देने में जुटी हुई है कि नहीं साहब हमने बात ही नहीं की संपत्ति बंटवारे की, कि नहीं साहब हमने मंगलसूत्र को लेकर के कोई बात ही नहीं की। तमाम बड़े नेता वो सिर्फ सफाई देने में जुटे हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी से वक्त मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं साहब? पीएम मोदी को समझा कर क्या करेंगे? जनता को समझाना चाहिए। अनुवाद पे जी, लीडरशिप की कमी दिख रही है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल लीडरशिप। एक्चुअली इसमें हम एक बात कहना चाहते हैं, बहुत जब से ये डिस्कशन चल रहा तब से मेरे दिमाग के एक कोने पे ये बात है जी, शेयर करना चाहते हैं आप लोगों से। देखिए, हमारे देश में सत्ता में ज़्यादातर समय कांग्रेस रही, 55 साल से ज़्यादा करीब कांग्रेस सत्ता में रही है। बीजेपी ने हमेशा संघर्ष किया, 2 सांसदों से शुरू होकर, और आज देश की सत्ता पे काबिज है, 303 सांसद उसके पास है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस हमेशा सत्ता में रही, बीजेपी हमेशा विपक्ष में रही। बीजेपी को मुद्दे उठाने आते हैं, कांग्रेस को सफाई देनी आती है, क्योंकि वो हमेशा सत्ता में रही थी। जब भी बीजेपी मुद्दे उठाती थी, जब चीजों को, अब ये 400 रुपए का सिलेंडर आज 1100 साढ़े 1100 रुपए का हो गया है। बिल्कुल। ये जब ये सिलेंडर 300-350 का था तो इतना मुद्दा बनाया गया था। एक बार प्याज महंगा हो गया था, उसको लेके इतना निर्मला सीतारमण जी ने संसद भवन में कहा था मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, आप भी छोड़ दीजिए। वही मैं कह रहा हूँ ना, महंगाई कुल मिलाकर बीजेपी के खून में, बीजेपी के डीएनए में मुद्दे उठाना बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब रोम रोम में घुसा हुआ है जी, भले ही वो आज सत्ता में हो। और कांग्रेस के रोम रोम में सफाई देना घुसा हुआ, कि उन्होंने 55-57 साल सफाई ही दी है। तो वो एक जो माइंडसेट होता है ना, तो सत्ता में होने के बावजूद भी बीजेपी अपने मन मुताबिक मुद्दे उठाती है, उन्हें मुद्दा बनाती है, और कांग्रेस को सफाई देने की कटघरे में लाके खड़ा कर देती है, और कांग्रेस सफाई देने की स्थिति में आ जाती है। जबकि कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, छोटे मोटे मुद्दे नहीं है। अगर इसको जुमला भी कहा गया है तो क्यों कहा गया था कि हम 15 लाख रुपए हर खाते में होंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे? 2 करोड़ नौकरी का दावा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी आज 10 साल बाद ये बता रहे हैं कि हमने 9 लाख नौकरियां दी हैं जी, है ना, 9 लाख नौकरियां, और इतनी लाख नौकरियां मेरे पास हैं, हम देंगे। तो क्यों उस समय कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे? और मुद्दे की कोई कमी नहीं है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे थे, मोहित दीक्षित, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से समझाया था कि अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है तो देश की आबादी कितनी, उसके अगेंस्ट कितने लोगों को राशन दे? क्या हर दूसरा तीसरा आदमी राशन लेके ही अपना पेट भर रहा है जी? तो कहीं कोई सवाल जवाब नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ले दे के बस वही है कि कांग्रेस अपनी जो उसके डीएनए में है सफाई देना, उस सफाई देने वाली स्थिति में आ गई है। बीजेपी ने अपने हिसाब से अपने मुद्दे खड़े कर लिए हैं, और समाज में नैरेटिव जा रहा है जो कि कहीं नहीं लिखा है उसके कांग्रेस के घोषणा पत्र में कि हम उस राजीव गांधी के मुंह से, राहुल गांधी के मुंह से एक्सरे निकल गया। अब एक्सरे का मतलब ये नहीं था कि वो एक्सरे मशीन लेके जाएंगे। एक्सरे का मतलब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एक्सरे में क्या होता है, हमारे चेस्ट का एक्सरे होता है, सब दिखाई देने लगता है कि हाँ भाई कितना कहीं वो कुछ है, कोई दाग है कि क्लियर है, कोई पानी है, कि सारी चीज। एक्सरे का यही मतलब होता है कि एक्सरे मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीजें। लेकिन उस एक्सरे को मोदी जी ने बाजरे के डिब्बे तक ले गए कि बाजरे के डिब्बे में जो आपने रुपए छुपाए होंगे वहां एक्सरे करेंगे जाके, और बाजरे के डिब्बे से निकाल लाएंगे, और जनता ताली बजा रही है, जोड़ा तो सर मान रही है। जोड़ा तो सर उससे भी जा रहा है कि जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी तब देश भर में सरकारी कार्यालय भी खोल दिए गए थे कि, और अपील की गई थी कि आप लोग अपना अपना सोना देश के लिए दान करिए। हाँ? और यही जोड़ा जा रहा है कि मंगलसूत्र और सोना आपका फिर डाका डालने जा रही है कांग्रेस, फिर से एक बार लेगी, छीनेगी। लेकिन देखिए परिपेश दोनों अलग है। उस वक्त जरूरतें क्या थी, हालात क्या थे, और आज किन हालातों में उन शब्दों को बयानबाजी की जा रही है, इन दोनों में बहुत फर्क है। महेश शर्मा जी, जिस तरह से कांग्रेस, देखिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ऑलरेडी वो एक बार पिच बनाती है और दौड़ने की रफ्तार पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सहयोगी दलों के नेता, सनातन विरोधी टिप्पणियां, स्टालिन ने क्या किया था, प्रियंक खड़गे ने किस तरह की टिप्पणी की थी सनातन को लेकर के, और उसके बाद
देखिए कहीं ना कहीं मुस्लिम रिजर्वेशन की बात तो शामिल की है और कांग्रेस कह रही है डंके की चोट पे तेलंगाना में 4% दिया हुआ है, कर्नाटक में 4 बार कोशिश की गई है, तो कहीं ना कहीं फेवर तो कर रही है और बीजेपी इसी चीज को लेकर के हमलावर है। हाँ, बात आपकी सही है। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब नेतृत्व विहीन और बिना ठोस आर्थिक नीति के, आर्थिक कार्यक्रमों के कोई भी पार्टी विपक्ष की अगुवाई करती है तो फिर वो फुस हो जाती है। अल्टीमेटली जो उसके परफॉर्मेंस है वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाता है। कांग्रेस के साथ भी कमोबेश यही हो रहा है और इसीलिए जो राज्यों के यानी छत्रपों के भरोसे वो राष्ट्रीय राजनीति कांग्रेस कर रही है और किस तरह कर रही है ये सब लोग जानते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ऐसी स्थिति में जब आप आपस में ही एक नहीं, आज तक अभी तक कोई भी ऐसा फेस नहीं है कि जो पीएम मतलब प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में जनता के सामने आए। तो जो विकल्प का ना होना, एक लाइन में कहा जाए, ये सबसे बड़ा, दिस इज अ रियल प्लाइट ऑफ अपोजिशन, कि विपक्ष का ना होना ये उसकी सबसे बड़ी हार है। अब जनता ने अगर मान लीजिए उसको उठा लिया और उनकी सीटें भी बढ़ा दी और उस लेवल तक पहुंचा दिया कि ये मेजॉरिटी में आ सकते हैं, तो आएंगे तो कई दल। अब कई दल आएंगे तो उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी होगी? मान लीजिए बीजेपी की सीटें कम भी आती है और 272 भी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन वो इतना मैनेज कर लेंगे कि वो अपने अलायंस में उनको ला सकते हैं और लाते रहे। ममता बनर्जी अटल जी के साथ थी, सब जानते हैं। तो अब इस तरह करके कई बार ऐसा हुआ है, तो इस बार भी ये संभव हो सकता है। तो जो नेतृत्व विहीन वाली बात है या आर्थिक नीतियों का या जनता में जो एक गारंटी की आजकल ये नैरेटिव सेट किया गया कि गारंटी की गारंटी मोदी जी के पास है, इसकी गारंटी, उसकी गारंटी, ये भी गारंटी पे 25 गारंटी हम दे रहे हैं, मैनिफेस्टो भी अच्छा बना रहे हैं, लेकिन जनता में जो विश्वास जमाने की बात है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। और जाति के आधार पे राहुल गांधी अपने भाषणों में कहते हैं कि 90% कहाँ है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो वो गिनाने लगते हैं पूंजीपतियों में, मीडिया में, इसमें उसमें गिनाने लगते हैं और वो फिर वो जातीय जनगणना की बात करने लगते हैं। फिर वो जो डिस्पैरिटी जिसकी बात कर रहे हैं कि उसको कैसे एक समान वितरण वाली बात करते हैं, फिर वो बात करते हैं। बिल्कुल, मैं इसी पर आना चाह रहा था महेश शर्मा जी, क्योंकि साक्षरता दर भी भारत में बढ़ चुकी है, भारत युवाओं का देश कहा जाने लगा और बहुत बड़ी संख्या में लोग शिक्षित हो चुके हैं और उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत सरकार जरूरी है, विपक्ष के बाद पास चेहरा नहीं है और इस तरह के अटकलें कि अगर मेजॉरिटी मिल भी जाती है तो पीएम कौन होगा और कितने दिन तक बना रहेगा, ये बड़ी बात है और बीजेपी इस मुद्दे को डंके की चोट पर उठा रही है। लेकिन जो बात कही जा रही है राहुल गांधी की ओर से, हम जनगणना कराएंगे आर्थिक और जाति। देखिए कर्नाटक में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम एक्सरे कराने जा रहे हैं और उसके बाद हमें पता चलेगा कि माइनॉरिटी में, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि माइनॉरिटी की क्या स्थिति है, उसके पास कितनी जमीन है और उसकी स्थिति क्या है देश में, उसके बाद हम क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हैं और सबको समानता का अधिकार देंगे, सबको समान बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि इस शब्दों के पीछे के मायने क्या है, आखिर किस तरह से वो सबको समान कर देंगे और उसके बाद भूमिहीनों को वो भूमि दे देंगे, किसकी जमीन ले ली, यही बात कह रही है बीजेपी। तो देखिए अब भूमि, अब जो आखिरी वाली बात आपने कही, मैं इसी को लेकर बता रहा हूँ आपको। आज की तारीख में भी अगर बढ़िया सर्वे, ऑथेंटिक सर्वे हो जाए तो जो मैकेनिज्म उसका है तो वो उससे ये सीधा ये बात उठती है कि जो पड़ती की ज़मीन होती है, ग्राम समाज की ज़मीन होती है, ये ज़मीनें मतलब जाने कितने हज़ारों लाखों एकड़ में है देश में। तो अगर वो ज़मीन जिन पर अवैध कब्जे हैं और रसूखदारों के कब्जे हैं, गांव के चाहे प्रधान हो या जो एंटी सोशल एलिमेंट हो या राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग हों, उन लोगों ने जो कब्जे पूरे बगीचे के बगीचे, खेत के खेत कर रखे हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो अगर वो ज़मीन छुड़ा करके उनको देने की बात कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको समझाने का तरीका उनका है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे दूसरों की जिनकी ज़्यादा ज़मीन है ये तो कब से चला आ रहा है, जमींदारों से जो वो जमींदारी उन्मूलन कानून तक बनाए, सब चीज़ें चलती आ रही। तो ज़मीन का जो बंटवारे की बात है तो ये कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है, खाली मैकेनिज्म उसका सही होना चाहिए। उसको चुनावी हथियार बना लिया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सुरेंद्र मिश्रा जी, आपका रुख करें। जी सर। इस वक्त देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कही जा रही है कि उसे सुधारने की कोशिश की जाएगी, उनके अपने हक और हुकूक कानून जो उनके शरिया कानून है उनमें दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो अगर रिजर्वेशन की बात की जा रही है तो इस तरह के मुद्दे उठेंगे ना।
बिल्कुल उठेंगे। दरअसल हमने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो आत्ममुग्धता से शिकार है और वो आत्मसंहार के लिए सक्रिय है। वो ये चाह रहे हैं कि हम किस तरीके से वो जितना अपने आप को बाहर लड़ने का दिखा रहे हैं उतने अंदर वो कमजोर होते जा रहे हैं। वर्तमान में जो मतदाताओं की दो स्थिति है, एक स्थिति वो है कि वो बिल्कुल चुप्पी मारे बैठा हुआ है कि उसको कहां पे वोट करना है, वो कहां पे वोट कर देगा। दूसरा वो है कि जो सोशल मीडिया पे वोट कर रहा है लेकिन मौके पे वोट करने जाएगा नहीं। ये दो तरीके के मतदाता वर्तमान समय में है। अब इनको कौन किस तरीके से मैनेज कर लेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे लड़ रहा है वो मुख्यतः भाजपा का मतदाता है और जो चुपचाप बैठा हुआ कहीं ना कहीं भय से छिपा हुआ कथित सेकुलरिज्म का मतदाता है। तो जिस तरीके से जो कम मतदान हो रहा है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। और कांग्रेस का जो एजेंडा है ये पता नहीं क्यों ये हमेशा विभाजनकारी एजेंडे ही आते हैं। आर्थिक सर्वे होना कोई गलत बात नहीं, कई बार आर्थिक सर्वे हुए हैं, छोटे छोटे स्तर पे, स्थानीय स्तर पे सर्वे कराए गए हैं, उसका विरोध नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस खुले मंच पे कह रही है कि हम मुसलमानों के लिए करेंगे, हम इनके लिए करेंगे, इससे आम हिंदू कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है। और कांग्रेस की नीतियां अगर जो उस पे कांग्रेस ने संयम नहीं बरता तो कांग्रेस पार्टी की एक दिन समाप्त हो जाएगी और देश में एक बड़े राजनीतिक विपक्ष का समाप्त होना लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता। सर 190 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, अगर आज जब मतदान खत्म हो जाएगा अभी भी मौका है क्या आपको लगता है कांग्रेस के पास? बिल्कुल अगर कांग्रेस के पास तो मौका है, अभी वो स्थिति सुधार सकती है। ओके, लेकिन उनके जो राजनीतिक विश्लेषक चिंतक और जो उनका थिंक टैंक है वो इस पे काम नहीं कर रहा है। 7 स्टार्स होटल्स में बैठ करके जनता के कानून कायदे बनाने वाले लोग कभी भी संघर्ष के रूप में नहीं आ सकते हैं। जैसा कि अभी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा कि उन्होंने संघर्ष किया और सत्ता हासिल की, उन्हें जनता की एक एक नब्ज पता है। जबकि कांग्रेस पार्टी अब आराम पसंद हो गई, वो आकर के सड़क पे संघर्ष करने की हिम्मत और कुव्वत उसमें नहीं बची है। और जब तक सड़क पे संघर्ष करने की हिम्मत किसी राजनीतिक दल में नहीं आएगी वो सत्ता से बाहर है। ठीक है, राजेश द्विवेदी जी, उत्तर प्रदेश में गठबंधन की क्या स्थिति नजर आ रही है? राहुल गांधी क्या ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं? वायनाड में आज अगर वोटिंग खत्म हुई है उन्होंने तुरंत कह दिया हम राम मंदिर जाएंगे और चर्चा ये भी है कि अमेठी से नामांकन भी कर सकते हैं। यहाँ अभी तो अखिलेश ही डटे हुए हैं, राहुल गांधी अपना मोर्चा उधर संभाले हुए हैं और आज जब वायनाड में वोटिंग हो गई है उसके बाद राम मंदिर की याद आ रही है उनको। नहीं, कांग्रेस और सपा में कोई समन्वय नहीं दिख रहा है। आप देखें, भाजपा ने अभी से ये परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया है, अखिलेश यादव के लिए नुकसान होने जा रहा है, आने वाले वक्त में और नुकसान होगा। भाजपा ने ये नैरेटिव शुरू कर दिया है कि अखिलेश यादव यानी मुलायम सिंह के परिवार में ही सारा सब कुछ बटेगा। तो ये नैरेटिव वो एक ऐसा बनाने जा रहे हैं जिसमें आने वाले समय में सपा को भारी नुकसान होने जा रहा है। ये नैरेटिव बना देंगे अगर वो कि सारी टिकट, सारी राजनीति, सारा सुख वो सपा के ही परिवार में रहेगा, समाजवादी पार्टी के, तो आप कहां से वोट पा पाएंगे? चुनाव लड़ लेना एक अलग बात है, लेकिन भाजपा से काउंटर पॉलिटिक्स जो बंद कर दी गई है, काउंटर पॉलिटिक्स ये जो इंडिक्लाइंस नहीं कर रहा है, इसलिए बड़ा सफर करेंगे। आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों चुनाव लड़ने चले आएंगे, चुनाव इंटरेस्टिंग जरूर हो जाएगा, लेकिन ये भाजपा भी तैयारी कर रही है कि जैसे ही ये लोग आएंगे वैसे ही ये सारा कुछ इतना फोर्स लगा देंगे वहां पर कि इनको मुश्किल हो जाएगा लेकिन प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को अपनी सीट निकालना। लेकिन तो राजेश जी, ये कहना गलत है कि भाजपा में कुछ नहीं है और कांग्रेस में सारी चीजें। अभी अनूप जी ने कहा नहीं कि एक बात कि सारी पिच बना देते हैं। आप बताइए, 72,000 रुपए 2019 में राहुल गांधी ने हर युवा को देने की बात कही थी। आज सवाल ये भी है ना, विश्वसनीयता का भी सवाल है, राजनेता के विश्वसनीयता का भी सवाल है। दूसरा ये कि आप डिलीवरी कितनी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन राजेश जी सवाल है। उसमें भाजपा बहुत एज लेकर आगे निकल चुकी है। ठीक बात है, और ये जनता को भी दिख रहा है और ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि जो गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति क्या नजर आ रही है। सिर्फ एक अमरोहा में ऐसी रैली हुई है जहां पर दोनों दलों के बड़े नेता साथ में नजर आए। लेकिन अवध नगरी में रघुनंदन का अभिनंदन करने पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, कितना परिवर्तन कर पाएंगे जनता के मूड में?
मुझे तो नहीं लगता है कि उसको दिखा दी आप देखिएगा पब्लिक में यही परसेप्शन आएगा कि साहब दिखावे के लिए गए हुए हैं, बस वोट चाहिए, उसका कोई असर नहीं निकलेगा। वो पहले से इनको विरोध में बना दिया गया है कि साहब ये आमंत्रण के बाद भी अयोध्या नहीं गए, तो वही सारी चीजें हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत लाभ होने जा रहा है। पता नहीं कौन समझा रहा है कांग्रेस को, समझ नहीं आ रहा। राजेश जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, प्रोग्राम खत्म करना है। लास्ट कमेंट सुरेंद्र मिश्रा जी, आज का जो वोटिंग परसेंटेज है अब तक का लगभग ये 60 के आसपास आंकड़ा जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की बात करें तो ये 60 के आसपास जो आंकड़ा जा रहा है वोटिंग परसेंटेज का, ये किसके लिए फायदेमंद साबित होता नजर आ रहा है? इस मामले में तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ दिया जाए, बाकी राज्यों में भाजपा प्लस करेगी, क्योंकि मुद्दा विहीन विपक्ष ठीक है मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में विफल रहा है, इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है। ओके, अनूप वाजपेयी जी, लास्ट 10 सेकंड में कमेंट। कभी यादव जो वोट बैंक रहा है वो कभी उसने पार्टी समाजवादी पार्टी का गठन में वो शामिल था और कई बार सत्ता दिलाई है और कई बार जीत दिलाई है, और इस बार जो टिकट वितरण हुआ है बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया है। अब तक 5 लोगों को टिकट दी गई, सब मुलायम परिवार से हैं, सिर्फ 5 यादव उतारे गए और वो भी सब मुलायम परिवार से हैं। यादव बेल्ट में इस बात का क्या संदेश जाएगा और क्या असर पड़ने वाला है चुनाव पर? देखिए, इतना प्रेशर बना दिया गया था इनके ऊपर कि यादव अधिकारी पोस्ट करना, इतना मतलब यादव सिपाही से लेकर यादव एसएसपी तक जो है अच्छी पोस्टिंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा उस आरोप से बचने के चक्कर में अखिलेश यादव ने, मुझे लगता है ये एक स्टेप उठाया कि थोड़ा और उनको ये भी मालूम है कि कोई यादव डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, उनसे दूर नहीं जाने वाला है। और जहां तक परिवार की बात है तो वो तो उनकी क्या कहें मजबूरी थी कि उनको यहाँ अपने फादर की सीट किसी को देनी थी, अपनी पत्नी की सीट भी किसी को देनी थी, खुद की अपनी सीट भी बचा के रखनी थी। ठीक है, तो उस चक्कर में वो 4-5 चाचा को देना था, चाचा ने कहा हमें ना दे दो, हमें लड़के दे दो। असमंजस की स्थिति रही है टिकट बंटवारे से लेकर प्रत्याशी चयन को लेकर के। महेश शर्मा जी, कितना फर्क पड़ सकता है इसमें? देखिए, ऐसा जो क्षेत्रीय दल होते हैं उसमें विरासत की राजनीति चलती है। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को उठा लीजिए, चाहे डीएमके हो या जो भी वो क्या जयललिता को छोड़ दीजिए, उनका कोई परिवार ही नहीं था। तो ये होता है 2022 के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने यादवों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब परिवार के लोगों को टिकट देने से परहेज करने का प्रयास किया था और काफ़ी कुछ किया भी था। अब देखिए, ये जहाँ तक गठबंधन, ये सपा और कांग्रेस का जो अलायंस है, उत्तर प्रदेश में अगर इसके नेता नहीं उतरेंगे, प्रभावशाली नेता नहीं उतरेंगे, तो ये बीजेपी को कैसे चुनौती दे पाएंगे? सवाल ये है। और यही सवाल जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी और रायबरेली से लड़ने के लिए ऐसा लग रहा है कि मजबूर कर रहा है। वो लड़ भी सकते हैं। और अगर आप सीधा सोचिए कि रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, मैनपुरी ये सीटें, और उधर बदायूं से शायद वो शिवपाल के बेटे आदित्य, हाँ, तो ये इन सीटों पे अगर आजमगढ़, तो वो ये सीटें अगर अच्छा बीजेपी समाजवादी पार्टी लड़ती है और अपने कुनबे के लोगों को टिकट देती है और मान लीजिए खुदा ना खास्ता जीत हासिल करती है, तो ये तो प्लस करेगा ही विपक्ष में। ठीक है, बिल्कुल। भाजपा को कम करने का प्रयास है, उसके लिए साम दाम दंड में जो भी रणनीति अपनानी पड़ेगी, अपना रहे हैं। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। राजेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र मिश्रा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। महेश शर्मा जी और अनूप वाजपेयी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये पिच जरूर सेट कर दी है कि अब वापस में विचार करना पड़ रहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रायबरेली और अमेठी से उतारने के लिए, और अंतिम दौर में अखिलेश यादव भी कन्नौज से नामांकन कराने पहुंच गए। एक दिन पहले तेज प्रताप का टिकट फाइनल करते हैं और एक दिन बाद कन्नौज से सियासी पारी को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव उतर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गई है। इसका कितना असर पड़ेगा, मतदाताओं में इसका क्या असर दिखेगा, ये 4 जून की तारीख तय करेगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मथुरा में 5 बजे तक 47.18% मतदान हुआ है। मतदान को लेकर नया अपडेट है, कुछ देर में थम जाएगा दूसरे चरण का मतदान। और जो अपडेट आया है, मतदान का प्रतिशत जो आया है, 6 बजे के बाद लाइन में खड़े लोग ही वोट डाल पाएंगे। 6 बजे के बाद जो लाइन में मौजूद होंगे, एक जो परिसर होगा, उसका जो गेट होगा, उसके अंदर जो लोग होंगे, केवल उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाएगा। 5 बजे तक अमरोहा टॉप पर
अमरोहा सबसे ऊपर लिस्ट में, मथुरा सबसे फीसदी। मथुरा में कई बार ईवीएम खराब होने की शिकायतें आई, कई बार विवाद की शिकायतें आई। उत्तर प्रदेश की बात करें 3 बजे तक 44.13% मतदान हुआ था। अमरोहा में 5 बजे तक 60 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है, 62.08। बागपत में 5 बजे तक 50.67% मतदान। तो जाटलैंड पर बम्पर वोटिंग। मथुरा में यह आंकड़ा बेहद कम रहा है। गाजियाबाद की बात करें 5 बजे तक 50% का आंकड़ा गाजियाबाद ने भी पार किया। वोट की चोट की मतदाताओं ने। नोएडा में 5 बजे तक 51% मतदान हुआ है, 51.60। बुलंदशहर में 5 बजे तक 54.28% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त मतदान के प्रतिशत को लेकर अलीगढ़ की जानकारी। 5 बजे तक 54.34% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है।